हमारे साथ आनंद पवार सर हैं। हमने उन्हें जलगांव में सुना है। पवार सर 1997 से विकास क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य, विकास, जेंडर और लैंगिक विषयों पर लगातार काम कर रहे हैं। पवार सर जो हैं पुणे स्थित एक एनजीओ सम्यक के कार्यकारी निदेशक हैं। ये एक प्रैक्टिकल तरह का सेशन है जहां हम बात करेंगे इंद्रधनुष की। इंद्रधनुष आसमान का नहीं, हमारे समाज का। सबों को नमस्ते। मैं विकास संवाद का आभार प्रदर्शित करता हूँ। बिल्कुल शुरू में मैं इस मंच में पहली बार जलगांव में आप में से कई लोगों को मिला था और इस आज के सत्र के बारे में बात करते हुए ये सवाल ज़रूर था कि हम शुरू कहाँ से करें। तो जो भी मेरे पैनलिस्ट है साथ में, उनके साथ जब बात हुई तो पता चला कि कुछ इस तरह से इस सत्र को किया जाए ताकि कई सारे सवाल शायद हो सकते हैं, उसके लिए थोड़ी जगह बनाए तो सवाल जवाब अंत में इस सत्र के हो जाए। तो फिर से एक बार धन्यवाद। और क्योंकि ये सब चर्चा बात करते हुए कई सारे शब्द जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ नहीं होते लेकिन इसी तरह की चर्चाओं में या तो बोले जाते हैं, सुने जाते हैं, ऐसे शब्द आएंगे। ट्रांसजेंडर, LGBTIQ, गे, लेस्बियन, फेमिनिज्म, फेमिनिस्टों ने, एड्स, लेकिन ये बात और ये चर्चा इंसान की है। एक विशेष कैटेगरी मतलब ये इस तरह की एक्रोनिम्स जो है वो इन्होंने एक विशेष वर्ग बना देती है। तो बगैर ये विशेष वर्ग बनाए हम यहाँ पर इंसानों की बात कर रहे हैं। ये संदर्भ मुझे लगता है कि सबसे पहले साफ है। और दूसरा संदर्भ, क्योंकि इस पूरी सम्मेलन की टाइटल में जो है संविधान वाली बात और समाज वाली बात और हम वाली बात है, तो इस संदर्भ में हम इन सारी इंसानी पहचानों के बारे में बात करेंगे। मैं इसे इंसानी पहचान ऐसे ही कह के शुरू करूंगा और बाद में हम जेंडर पहचाने, यौनिक पहचाने, इसके बारे में बात करेंगे। हम इंसानों की जितनी अलग अलग पहचाने हैं, महाराष्ट्रियन है, मध्य प्रदेश है, अपने राज्य से है, अपनी भाषा से है, जाति से है, जेंडर से है, यौनिकता से है, कपड़ों से है, किस ब्रांड के कपड़े पहनते हो उससे है। तो इतनी सारी विविध पहचानों में से एक अलग अलग तरह की जो पहचान है उसमें मुझे इस सहजता के साथ इसमें ही मुझे लगता है कि इस विषय पर चर्चा हो सकती है। कुछ जलगांव में जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स रखे थे, मैं मेरे नोट्स देख रहा था कल, तो मेरे साथियों ने बोला कि हमें फिर से शायद उसे कुछ दोहराना पड़ेगा। शायद कई सारे लोग पहली बार भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो वहाँ के कुछ प्रमुख आर्ग्यूमेंट्स जो मैंने मेरे उस वक्त जो रखे हुए थे उसमें प्रमुख ये था कि किसी भी चर्चा के लिए उस चर्चा विश्व को जो व्यक्त करने के लिए शब्दों की एक कुछ सूची जो बार बार शायद यूज होती है, उससे अवगत अगर लोग नहीं है, सुनने वाले, बोलने वाले, लिखने वाले, तो शब्दों का प्रयोग केवल फैशन की तरह आ जाता है। जैसे नारीवाद के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में लोग बोलते हुए बड़ा फैशनेबल, स्टाइलिश लगता है ना। आई एम अ फेमिनिस्ट कहना भी और आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट कहना भी। तो कई बार अर्थों को दिए बगैर, अर्थों को स्थापित करे बगैर शब्दों का प्रयोग करना ही अपने आप में एक फैशन बन जाता है। और किसी भी इस तरह के सम्मेलन में, खास करके विद्वज्जनों में के सामने शब्द प्रयोग करना यह एक बड़ा तनाव का हिस्सा बन जाता है, लिखने वालों के लिए भी और कहने वालों के लिए भी। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि जब तक उन शब्दों के अर्थ स्थापित नहीं होते हैं और उस भाषा का प्रयोग जानबूझकर किसी विशिष्ट हेतु के बगैर अगर होता है तो उससे बहुत बहुत ही कैजुअल अर्थों का निर्माण होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं ये कर रहा था कि जब भी हम, मतलब ये मंच मुझे इस मंच का मेरी निजी जिंदगी में भी और विचार सोच में भी जलगांव के बाद कुछ परिवर्तन जरूर आया। और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि यह एक राजनीतिक मंच है। अब जब भी हम राजनीतिक
कहते हैं लोगों को पार्टी वाला राजनीति समझ में आता है। और अभिप्रेत अर्थ यहाँ पे है कि जहाँ पर विविध तरह की जो सत्ताएं हैं उन सत्ताओं को समझने और सत्ताओं के प्रभाव को सवाल करने वाली ये जगह मुझे लगती है। और अगर हेट्रोसेक्सुअलिटी का एक सत्ता बना हुआ है समाज में, तो इस सत्ता की पूरी रचना को समझना और उसे सवाल करने की ये जगह बनती है। और इसलिए ये मंच मुझे और भी ज्यादा रिलेवेंट लगता है कि जहां पर हम बात करें। और हम ओवरऑल जेंडर समानता के बारे में, लिंग गैर बराबरी या बराबरी के बारे में या पहचानों के बारे में बात क्यों करें? क्योंकि हम पर्यावरण की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, विविध शास्त्रों की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, तो हमें इंसानों की भी बात करनी है। और ऐसे इंसानों की जिनके बारे में बहुत कम लिखा बोला गया हुआ है। जो लिखा बोला गया हुआ है उसने एक तरह से उस पूरी प्रक्रिया ने बहुत सारा कंफ्यूजन का माहौल तैयार किया, विच इज ऑब्वियस। कोई भी नई चीज आती है, जिस तरह से हम एआई को समझने में जूझ रहे हैं, उसी तरह से पिछले 2 दशकों से लोग जेंडर समझने में जूझ रहे हैं। उसी तरह से जेंडर आधारित विषमताओं को समझने में जूझ रहे हैं। जात आधारित विषमताओं के बारे में स्पष्टता हुई है, लेकिन जब जात आधारित विषमताओं के बारे में जब भी कभी शुरुआत हुई होगी तो सारे परिवर्तन के लिए यही तो सवाल उठे थे, हैं असं कुठं असतं काय इन मराठी, है ऐसे थोड़ी ना होता है। सो कोई भी परिवर्तन की प्रक्रिया जिसको यह सवाल नहीं है कि हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है, यही तो होगा जब हम जेंडर की बात करेंगे, किसी भी परिवर्तन की बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि जब भी समाज के दिल में यह सवाल आता है हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है, तो ऐसे थोड़ी ना होता है यही स्थापित करता है कि इस बात पे बात करने की जरूरत है जिसमें परिवर्तन की दिशा या काम शायद बहुत सोच विचार शायद कम हुआ है। जब भी हम जेंडर की बात करते हैं, जब भी हम विविध समलैंगिकता की बात करते हैं, सबसे पहला सवाल होता है कि हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मुझे लगता है कि सही जा रहे, मतलब इस तरह के सत्र या सत्र को आयोजन करने का उद्देश्य ये सही जा रहा है। लेकिन उसके लिए एक भाषा की जरूरत होगी। हमें पता है कि भाषा का खुद का एक पॉलिटिक्स है, भाषा ही पॉलिटिक्स है, सत्ता से जुड़ा हुआ। थर्ड जेंडर बड़ा स्थापित शब्द है, वही एक पॉलिटिक्स है, क्योंकि सवाल है कि फिर पहला कौन है और दूसरा कौन है, चौथा कौन होगा और सातवां कौन होगा। भाषा अपने आप में ही पॉलिटिक्स है। देखिए, तो आमतौर पे तीसरा लिंग, थर्ड जेंडर हम यूज कर रहे हैं ना, तो सबको जूझना होगा। और मुझे लगता है कि यहाँ जो समुदाय है वो भाषा के साथ खेलने वाला, उसके साथ। हमारे एक मास्टर जी हुआ करते थे, गुरुजी, गांव में मेरे, तो कहते कि शब्दों के साथ कुश्ती खेलो बेटा, शब्दावरून कुश्ती खेल, तो उसके अर्थों के साथ कुश्ती लो, ना करो, या तो शब्दों को जीतने दो, कभी शब्दों को हराओ, लेकिन उसके साथ कुश्ती खेलो। मुझे लगता है कि हमें जो भी नया भाषा का प्रचलन आएगा, थर्ड जेंडर, ट्रांसजेंडर, पारलिंगी, महाराष्ट्र कम्युनिटी स्टार्टेड यूजिंग पारलिंगी एज अ टर्म, तो मुझे लगता है कि बगैर भाषा के ये परिवर्तन या तो लिख पाना, बोल पाना, दिखा पाना बहुत ही मुश्किल जाएगा, खास करके जब किसी नए मुद्दे के बारे में और बड़े बुनियादी मुद्दों पे हम काम करते हैं, क्योंकि वो डिस्कोर्स तैयार नहीं होता बगैर भाषा के। और जो भी डिस्कोर्स अभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में, देखो HIV एड्स है, सेक्सुअल डिसीजेस है, एज इफ कि ये सारे इंसान जो खुद को ट्रांसजेंडर इस बड़ी अम्ब्रेला टर्म के तहत पहचानते हैं, ये सारे HIV से ग्रसित है, बीमारियों से ग्रसित है, बल्कि ये पूरा समुदाय ही बीमारी है, क्योंकि भाषा से ये बीमारी वाला डिस्कोर्स पैदा हुआ है। जब भी हम सेक्सुअलिटी की बात करते हैं, गे लेस्बियन की बात करते हैं, डज इट मीन कि वो 24 घंटा 24/7 सेक्स कर रहे हैं? लेकिन चलन हुआ कि वो सेक्सुअल आइडेंटिटी है। द मोमेंट वी से सेक्सुअल आइडेंटिटी, इंसानों के दिमाग में कुछ तो कहीं तो घुस रहा है, बस उतना है। तो सवाल उससे आता है कि ये कैसे करते हैं। तो मैं कई बार अगर इस तरह के सम्मेलन में पूछता हूँ कि भाई बताओ ये कैसे करते हैं, बोले क्या हाथों से ही तो भात खाते हैं? तो नहीं, वो कैसे करते हैं? वो ऐसे ही दाढ़ी बनाते हैं। लोग भूलना चाह रहे हैं कि वो सेक्स कैसे करते हैं, क्योंकि हमने वो सेक्सुअल आइडेंटिटी बना लिया। तो मुझे लगता है कि ऐसे कई शब्दों के साथ हमें शायद इस पूरे जो भी समय मुझे मिलेगा उसमें हम कुश्ती खेलेंगे और शब्दों के बारे में खास करके सवाल भी पैदा करेंगे, क्या शब्द हम बोल रहे हैं और क्या हम लिखना चाह रहे हैं पत्रकारिता में, अगर हम लिखते हैं इस पर। तो शुरू करते हैं जो शब्द यहाँ पे हैं, जेंडर शब्द के बारे में, जो मेरी साथी ने अभी सेक्स और जेंडर,
जिसे मैं कहूँगा कि जो जी शास्त्रीय बायोलॉजिकल सेक्स के संदर्भ में लोग यूज करें। कई बार लोग अच्छा, हम ये जेंडर शब्द का जो पूरा डिस्कोर्स अगर है तो देखिए है कि गैर बराबरी के जो अनुभव है, खास करके चलो हम बाइनरी में बात करते हैं, मर्द और औरत की गैर बराबरी की बात करते हैं, हम जेंडर्स की बात बाद में करें, लेकिन क्या इस तरह के जेंडर शब्द का चलन या डिस्कोर्स होने से पहले महिलाओं को गैर बराबरी के अनुभव नहीं थे? बिल्कुल थे, सालों से थे। अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि 5000 साल से पितृसत्ता का चलन है, तो शायद 5000 साल से उससे पहले भी है। तो गैर बराबरी के अनुभव तो थे। इस तरह का शब्द जेंडर, जो रोमन में GENDER लिखे, फिर अभी भी हम जूझ रहे हैं ना, लिंग भाव का प्रयोग करते हैं कई सारे लोग, या सामाजिक लिंग। विश्वास करिए किसी को नहीं समझता है लिंग भाव का क्या मतलब है, तो लोग जेंडर ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, वही शब्द प्रयोग है। लिखते हुए हम कितने जूझेंगे कि कुछ प्रयोग क्या करें, तो हमने देवनागरी में उसे जेंडर ही लिखना शुरू कर दिया, अर्थों को स्थापित करा दो। तो ये सम्मेलन के लिए मेरी एक विनती ये भी रहेगी कि कोई ऐसा शब्द लाए ढूंढ के जो लिंग से जुड़ा हुआ, इसलिए लोग बात नहीं कर रहे हैं लिंग भाव की या सामाजिक लिंग, कोई मायने नहीं रखता है अगर उसे विस्तृत रूप से, क्योंकि ये अर्थों को स्थापित करने का प्रयास ही एनजीओ दुनिया ने नहीं किया है, क्योंकि ये पूरा डिस्कोर्स ही सामाजिक चर्चा में एनजीओ की वजह से आया हुआ है। शब्दों के डिस्कोर्स में कह रहा हूं, शब्दों का डिस्कोर्स। तो शब्दों का डिस्कोर्स अगर एनजीओ से आया है, और एनजीओ का सारा उद्देश्य अगर मतलब जेंडर आधारित गैर बराबरी या हिंसा के बारे में किसी तरह के परियोजनाएं चलाकर स्टिपुलेटेड टाइम में 3 सालों में पितृसत्ता को हटाना है, तो अर्थों के साथ नहीं जुड़ेंगे। मैं एक एनजीओ चलाता हूं और 2-4 बार मैंने पितृसत्ता को हटा दिया है अपने प्रोजेक्ट में। अब समझिए मुश्किल क्या है, जीरो टॉलरेंस वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। तो मेरा सारा मसला किस तरह से न्यूमेरिक अंडरस्टैंडिंग बनाए, हिंसा को, इंसिडेंसेस कम। देखिए पूरी ऊर्जा जो है ना भाषा का चलन या उस विचार को आगे ले जाने तक नहीं है। तो ये गेट टू सी कि वो किस तरह के डिस्कोर्सेस में तैयार होते हैं। मुझे लगता है कि जेंडर का डिस्कोर्स को ही राजनीतिक डिस्कोर्स की तरह नहीं देखा गया, उसको एक डेवलपमेंट सेक्टर का डिस्कोर्स ही बना और वही चला। और कई बार आप देखेंगे कि कई सारी संस्थाएं जेंडर की भाषा का प्रयोग इतना लूजली करेंगे कि मैं कई बार मूल्यांकन करता हूं, जो होती है संस्थाएं उनका, तो बोले क्या करते हैं आपकी संस्था, तो लोग भाषा किस तरह से यूज करेंगे, देखिए क्योंकि हम जेंडर के ऊपर काम करते हैं, तो मैं नीचे क्यों नहीं करते, बगल में क्यों नहीं करते, जेंडर के साइड में क्यों नहीं करेगा, जेंडर के ऊपर काम क्या है, काय लपड़े। क्योंकि वो ये नहीं कहते कि जेंडर गैर बराबरी के खिलाफ काम करते, क्योंकि वो पॉलिटिक्स लाता है। हम जेंडर हिंसा का विरोध करते हैं, इस पूरे वाक्य में आप आपका पॉलिटिक्स बता रहे हो। तो कई तरह से कैजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इन द डिस्कोर्स ऑफ जेंडर उसको अराजनैतिक बना दिया गया। और बाकी सबको पता है कि सारी जेंडर समानता की बात करें तो महिलाओं को इकट्ठा लाके कर दिए, बिठा दिए। अब जेंडर प्रोग्राम है तो सारी महिलाओं को मोबिलाइज कर दिया, मर्दों को सामने पता ही नहीं है, कोई है नहीं यहाँ पे। तो ये सब हुआ है ना। तो जेंडर वाज एज एन आइडिया, थियोरेटिकली भी जेंडर का मतलब विमेन कर दिया। तो ये सारा जूझने के बाद अब कहीं पर जाकर कुछ आर्गुमेंट्स जो है, मुझे लगता है कि वो थियोरेटिकली एक साउंड पॉलिटिक्स सामने लाने में कई लोग अभी रख पा रहे हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है नारीवादी स्कॉलरशिप, सोच विचार करने वाले, लिखने वाले, अध्ययन करने वाले लोग। सो मुझे लगता है कि ये कॉन्टेक्स्ट जो है जेंडर एज इन जेंडर शब्द का, मुझे लगता है कि समझना बहुत जरूरी है। तो फिर जेंडर की और नारीवाद की जैसी ही बात आए तो बिकॉज पीपल आर वेरी सिलेक्टिव ना, हम बहुत सिलेक्टिव है, तो हम कहते हैं कई बार नारीवाद के बारे में नारीवाद क्या नहीं है इस पे ज्यादा बोलना पड़ता है, रादर देन नारीवाद क्या है। अलग अलग तरह से उसके बारे में कई सारी गलतफहमियां फैला के रखी हुई है। इस पूरी राजनैतिक विचारधारा के बारे में कितना मंथन हो पाया है, ऐसे व्यक्तियों ने कितना मंथन किया है जो जन्मतः पुरुष का लिंग लेके पैदा हुए हैं, क्योंकि हमने एक पूरी विचारधारा योनि के साथ जोड़ दी है, बच्चेदानी के साथ जोड़ दी है। तो ये सारे कई इश्यूज मुझे लगता है जब भी हम जेंडर शब्द का प्रयोग करेंगे तो देखिए
ये सारा मसले जो है शब्दों का प्रयोग वगैरह उसको साफ करे बगैर शायद उसमें हम बहुत विस्तार से बात शायद नहीं कर पाएंगे। तो मेरी विनती यह होगी कि ये सारे जो शब्द हैं उसको इकट्ठा रखते हुए विचार करते हुए हम जेंडर की बात करें। अब जब भी हम जेंडर की बात करते हैं तो दो तरह से, दो डोमिनेंट डोमेन्स में इसकी चर्चा हो सकती है। एक जो आपने शुरू की थी, यह एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो कंस्ट्रक्शन यह एक डोमेन है, यह एक श्रेणी में इसकी चर्चा हो सकती है। और दूसरा बहुत बड़ा डोमेन जेंडर का है आइडेंटिटीज वाला, पहचाने। तो शुरुआती इसमें मैं रख दूं कि हम कंस्ट्रक्शन पे कम और आज के सत्र में आइडेंटिटीज पे ज्यादा बात करने वाले। हालांकि दोनों में आपसी मेल है, संबंध है, कनेक्टेड है, ऑफकोर्स होता है, लेकिन आज के सत्र में हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटीज के बारे में। तो जब हम कहते हैं कि पैदाइशी बायोलॉजिकली हम असाइन कर देते कि ये बच्चा लड़का है या बच्चा लड़की है, या इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इंसानी बच्चे पैदा होते हैं जिनके लिंग समझ में नहीं आ रहे हैं, मेडिकल साइंस में तो साफ ही है कि वो इंटरसेक्स बच्चा है। तो जब भी हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं मर्द नारी, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब क्या कहते हैं उसे, नर मादा ये बायोलॉजी वाली शायद भाषा हो। और मैं कहूँ कि और इंटरसेक्स बच्चे हैं, मेडिकल साइंस में लोग उसे शुरुआती दौर में कंफ्यूज सेक्स वगैरह कहते थे। बड़ा उसको क्लिनिकल इंटरवेंशन से उसको भागने मुतने के लिए जगह बना दे, अंदरूनी कुछ इंटरवेंशन करने के बाद इंसान तो इंसानी जिंदगी बड़ी खूबी से आराम से जी सकता है। लेकिन हमें बहुत समाज को या साइंस को बड़ी परेशानी है कि बस यार उसको पक्का करा दो, बस या तो ढंग से उसका लिंग बना दो या ढंग से इसकी योनि बना दो, कहीं सर्जिकल इंटरवेंशन करा दो, इतना ही कर दो। हम ये कंफ्यूजन नहीं सह सकते, हमें बड़ा साफ होना है। तो कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन से, और क्योंकि लोगों ने कहा कि नहीं इसका बच्चा लड़का बना दो भाई, इसकी योनि जैसे कुछ ओपनिंग है उसको सिला दो भाई, बंद करा दो, सर्जिकली जो भी इंटरवेंशन करते हैं लोग वो करते। लेकिन लोगों की इंटरसेक्स इस पूरी अस्तित्व को ही जगह ना होने की वजह से लोग या तो तय करना चाह रहे हैं कि लड़का है या लड़की है, भाई कहीं पर बांट दो उसको। तो ये बाइनरी वाला जो थॉट है, बाइनरी को हिंदी में मुझे पता नहीं कौन सा शब्द यूज होगा, लेकिन बाइनरी ये पूरी फिलॉसफी है ना, मतलब या तो है नहीं तो नहीं है, आप यहाँ पे हैं यहाँ पे, आप द्विपक्षीय तरह से ही सोचना, ये मतलब आमतौर पे भी है पहचानों के बारे में, और भी ज्यादा ये बाइनरी जैसा विचार है जो किसी भी, जो आप कह रहे हैं कि जो जिसे जो स्वीकारते नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो ये थॉट है। तो जब भी जेंडर डिस्कोर्स की बात चली तो बात शुरू में है कि क्या ये बात करना जरूरी है, क्या बाकी सवाल इंसानी जिंदगी के खत्म हुए हैं। यह हमेशा से लगा हुआ एक सवाल है कि क्या गरीबी खत्म हुई है, क्या राजनीतिक मतलब पक्षीय राजनीति की समस्याएं खत्म हुई है, क्या इंसानों की जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी के सवाल खत्म हो गए कि अब हम आइडेंटिटीज पे बात करें। जब हम ये कहते हैं तब मुझे लगता है कि हम उसकी पूरी इंसान समूह की अहमियत, इंसानी अहमियत को ही खत्म करने की बात करते हैं। तो जब भी हम ये समाज की बात करते हैं, क्या हम सिलेक्टिव समाज की बात कर रहे हैं, क्या हम गिने चुने उन ऐसे समाज की बात करें कि जिसे स्पष्ट रूप में पुरुष का लिंग है या जिसे स्पष्ट रूप में योनि है, और हम अपनी बाइनरी में दुनिया में खुश है। और किसी ने थोड़ी देर पहले कहा कि आप कल शायद विजय जी बोल रहे थे तामिल जी, आपके पास विकल्प है कि बचे हुओं को उड़ा दो, तो यही मीन है, ऐसे थोड़े ना होगा। जब हम बात कर रहे हैं समानता की, बराबरी की, तो मुझे लगता है कि हम इंसानी पहचानों की बात कर रहे हैं। जिस तरह से इंसानी पहचाने अन्य विभागों में बटी हुई है, उसी तरह से वो जेंडर या यौन आइडेंटिटीज के इसमें भी बटी हुई है। लेकिन सारा डिस्कोर्स, अगर जेंडर का डिस्कोर्स हमेशा इतना कंफ्यूज कर दिया है बात लिखने वालों ने और रखने वालों ने, कि कई सारी प्रशिक्षणें और वर्कशॉप करने के बाद भी जेंडर का मतलब जब आप किसी को पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो औरतों को ज्यादा काम करना पड़ता है, मर्द तो अपना हक जमाते हैं और इसे कहते हैं जेंडर।
क्योंकि इस शब्द की स्पष्टता के लिए जितना इन्वेस्ट करना है उतना हुआ नहीं है। लोग गैर बराबरी की बात करते हैं, ना कि जेंडर की अवधारणा की। तो आप किसी को भी जाके कहें, किसी भी खास करके जो जेंडर वर्कशॉप तरह के एनजीओ टाइप वर्कशॉप बनाते हैं, उसके बाद में पूछिए जेंडर का मतलब क्या है, अरे अरे देखो महिलाओं को मारी पीटी जाती है, ये तो हिंसा हुई जो जेंडर के आधार पर होगी। तो अवधारणा क्या है कि जब समाज निर्धारित करता है कि मर्दानगी की परिभाषा क्या होगी, स्वीकार्य परिभाषा, और जनानगी की परिभाषा क्या होगी, जब ये समाज तय करता है कि मर्दाना किसे कहे और जनाना किसे कहे, हल्के मतलब बेसिक बड़ी बुनियादी तौर पे हम कहेंगे इसे जेंडर है। लेकिन वो बाइनरी का थॉट कहां से आया? जब भी हम जेंडर की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि मर्द ऐसे होते हैं, औरतें ऐसी होती है, मर्द ऐसे होते हैं, औरतें ऐसे। तो जेंडर को हमने अपने आप दिमागी ही हमने उसको बाइनरी में देखा। तो ये बात मर्द और औरतों की नहीं है, ये बात मर्दानगी और जनानगी की अवधारणाओं की है, मैस्कुलिनिटीज और फेमिनिटीज की बात है। इट इज नॉट अबाउट मेन एंड वीमेन। तो ये पैराडाइम लाना बहुत जरूरी है, जो जेंडर के एनजीओ डिस्कोर्स नहीं ला पाए तब तक, जब तक मर्दानगी की परिभाषा यहां पर लिखाई में और काम में ना आई। और विशेषकर मतलब मर्दानगी, मैस्कुलिनिटीज के बारे में कई सारा पश्चिमी देशों में लिखा गया, सोचा गया। मैस्कुलिनिटी स्टडीज भी है, हालांकि इस देश में विमेन स्टडीज आने का एक अपना एक झगड़ा, मतलब एक कृतिशील मांग रही नारीवादी आंदोलन की, तब विमेन स्टडीज आया जो बाद में जेंडर स्टडीज की तरफ झुका। लेकिन मैस्कुलिनिटीज वाला कोई अध्ययन या फेमिनिटीज की भाषा, मतलब इस तरह से वो जेंडर की चर्चा किसी एकेडमिक इसमें भी नहीं आई हुई है। तो जब भी हम जेंडर की बात करते हैं, हमें मर्दों और औरत के बारे में बात ना करें, हम मर्दानगी की और जनानगी की परिभाषा की बात करें। तो जेंडर ये अवधारणा ये है कि किसी भी समाज में, किसी भी संस्कृति में और किसी भी समय में जो मर्दान सर्व समाज मान्य मर्दानगी या जनानगी की परिभाषाएं हैं, केवल परिभाषाएं नहीं है, जो मर्दाना और जनाना काम का बंटवारा है, असाइन किया हुआ नोशन, मैस्कुलिन टास्क एंड फेमिनिन टास्क, तो जब हम ये मर्दानगी और जनानगी की बात आती है, तब हमने तय किया हुआ है कि मर्दाना किसे कहे, जनाना किसे कहे। तो अगर जीवशास्त्रीय दृष्टि से कोई बच्चा पुरुष का लिंग लेके पैदा होता है लेकिन वो मर्दाना नहीं है, सवाल उनसे है। या कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसी व्यक्ति जो रूढ़ अर्थ से स्त्रैन बायोलॉजी में पैदा है, वो अगर मर्दाना छवि में अगर जा रही है तो हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना रिजिड कल्पनाएं हैं मर्दानगा, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की, मर्दानगी की और जनानगी की, बगैर ये सोचे कि मर्दानगी की परिभाषाएं जिस तरह से बनाती है वो सारे मर्दों के लिए नहीं है। फिर क्या दिमाग में आएगा? मर्दाना, मर्दाना से कैसे मैं सवाल कर सकता हूं, मर्दाना कहने से क्या शब्द है, क्या 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 खूबियां, कैसे वर्णन करोगे? कोई व्यक्ति मर्दाना है, चलो फिजिकल एट्रीब्यूट से जी, ओके, मर्दाना इंसान, उसका वर्णन करिए, चित्र बताएं। बॉडी लैंग्वेज, हट्टा कट्टा होगा जी, पैसे वाला, मस्कुलर। तो ये परिभाषा सारे पुरुषों के लिए नहीं है। तो मर्दानगी अपने आप में ही मर्दों में भी विभाजन करने वाली कल्पना है। तो जॉन अब्राहम है मर्दाना, तो जॉन अब्राहम रहे मर्दाना, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत है भाई, तो जॉन अब्राहम को 6 पैक रहे, 8 बन जाए, हमें जॉन अब्राहम के समाज मान्य मर्दाना होने से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमें बिल्कुल यकीनन प्रॉब्लम है जब जॉन अब्राहम परिभाषा बनता है ये तय करने की कि आनंद पवार कैसा मर्द है, तो हमें उस परिभाषा से तकलीफ है, जिसको एक R.W. कनेल नाम के थियरिस्ट है, रेवन कनेल, जिन्होंने वो टिपिकल, जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी, मैं आई डोंट नो गेट इनटू मैं उसमें, लेकिन हेजिमोनी का जो आइडिया है, कल्चरल हेजिमोनी वाला, दबंग कल्पना,
उसी तरह से दबंग मर्दानगी की कल्पना है, जो ज्यादा विजिबल है और जो ज्यादा डोमिनेंट है। हेजिमोनी, हेजिमोनी को हिंदी में दबंग ठीक रहेगा शब्द, वर्चस्ववादी कल्पना, जिस संकल्पना, जिस अवधारणा पे सब जिसका वर्चस्व है। तो ऐसी हर जगह पे, सिर्फ मैस्कुलिनिटीज पे नहीं होती है, मतलब ये दबंग वाली कल्पनाएं होती है। अहिंसा का दबंग, दबंग नहीं, मैं कह अहिंसा का हेजिमोनी, हेजिमोनी इज द टर्म दैट आई वांट टू यूज, क्योंकि मैं हिंदी यूज करके उसको अलग आयाम नहीं देना चाहता अर्थ को। तो अहिंसा का हेजिमोनिक प्रतिमा क्या है इस देश में? मोस्ट विजिबल, मोस्ट डोमिनेंट आइडिया। मैं सकारात्मक नकारात्मक नहीं कह रहा हूं, सबसे ज्यादा विजिबल है, सबसे ज्यादा डोमिनेंट कल्पना है। अगर अहिंसा की एक ही एक कल्पना होगी तो कई सारे आप में से बैठे हुए अहिंसक पुरुषों को गिना भी नहीं जाएगा। तो हेजिमनी क्या करती है? छत्र बनाती है जिसके अंदर छोटी 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 पहचाने दिखाई ना दे। जब हम मर्दानगी की बात करते हैं और केवल जॉन अब्राहम ही हमारे दिमाग में आता है, तो यहां बैठे हुए सारे पुरुष उसके उस कल्पना के अरे वो तो है नहीं, है ना? तो ये है वो सर्वमान्य डोमिनेंट आइडिया बनाना मर्दान, दिस इज व्हाट इज जेंडर। उसी तरह से जनानगी की भी डोमिनेंट आइडिया है, अगर जो दीपिका पादुकोण है तो मैं पॉपुलर मीडिया से यूज कर रहा हूं, लेकिन जो भी है कल्पना। तो इस तरह से एक ही एक प्रतिमा को ही केवल और केवल मानना, यही प्रॉब्लम है, यही एक गैर बराबरी का आधार है। एक ही एक चीज को केवल और केवल मानना ही तो गैर बराबरी का आधार है। यही विचार ठीक है, यही संस्कृति ठीक है, यही लिंग ठीक है, यही ऑर्थोडॉक्स पोजीशन ठीक है। मुश्किल है ना? यही तो गैर बराबरी का आधार। तो जैसे गैर बराबरी का जो तत्व नहीं बदलेगा ना, असाइनमेंट ऑफ वैल्यू, किसी को ज्यादा कीमत देना, किसी को कम कीमत देना से गैर बराबरी है। तो गैर बराबरी पे बगैर बात करें, गैर बराबरी के बारे में बात करते हुए लोग कहेंगे कि मर्द कमा के लाते हैं, औरत घर संभालती है, हमें इससे दिक्कत है। हमें दिक्कत घर चलाने को कम मूल्य है इससे होनी चाहिए। रोटियां बेलने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन रोटियां बेलने के लिए कम कीमत क्यों है, यह बुनियादी सवाल है। सवाल यह होता है ना। तो मुझे लगता है कि आधार जो है गैर बराबरी के, वो आधार अगर वो हेजिमोनी है, डोमिनेंट आइडिया, मोस्ट विजिबल आइडिया है, वो हमें मैस्कुलिनिटीज और फेमिनिटीज में वो दिखाई देगी। मैं एक क्वालिटेटिव रिसर्च कुछ कर रहा था महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में। ये मर्दांगी और जनांगी पे मैं क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि उससे वो ट्रांस वाली जो बात है ना, मैं वो जोड़ के बोलूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर समझ नहीं है तो हम ट्रांसजेंडर शायद दिक्कत नहीं होगी, लेकिन शायद हम कुछ मिस कर जाएंगे समझ बनाने में। तो एक जिला परिषद के स्कूल में हम लोग बैठे थे और मैं मर्दों को पूछ रहा था कि आप, क्योंकि वो क्वालिटेटिव रिसर्च थी, एक फोकस ग्रुप डिस्कशन जो कर रहे थे, तो आप प्रोब करे जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप मर्द कब यूज करते हैं, तुम्हें पुरुष कधी वापरता, तुम्हें मर्द शब्द कधी वापरता, आप कब यूज करते हैं मर्द। जिला परिषद के स्कूल है, तो जिला परिषद के स्कूलों में महाराष्ट्र में आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे चित्र लगे होंगे, कौन कौन से हो सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तिलक, बाबा साहब की तस्वीर थी, फुले की थी, गांधी की जी, इंदिरा गांधी जी की थी। तो जिला परिषद का स्कूल का आपका कल्पना करें, हम सब लोग नीचे बैठे हुए हैं और मैं चला रहा हूँ सत्र को, सवाल किए जा रहा हूँ। तो पुरुष कब कहते हैं, पुरुषत्व किसे कहते हैं, मर्दांगी किसे कहते हैं, मर्द मतलब क्या, पुरुष मतलब क्या, असली मर्द किसे कहते हैं, खरा पुरुष को। तो प्रोबिंग 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 प्रोबिंग। तो एक ने का बोला कि अब मैं आसान करता हूँ आपके लिए, सॉरी। तो हम नीचे बैठे हुए, इमेजिन। तूने कहा कि सारे जन्म की, मराठी में उसने बोला, शुड आई यूज मराठी फर्स्ट एंड देन हिंदी? तो कहा की जे जन्मतः पुरुष असतात ना, जे मर्द असतात ना, तो तस्वीर ऊपर दिखा रहा है, जो मर्द होते हैं ना वो सारे पैदाइशी पुरुष होते हैं। बस यही तो थियरी है, मतलब जो थियोरेटिकली जो लिख रहे हैं ना लोग, बड़े बड़ी बातें, वही तो लिखा था। थोड़ी बार हम इंसान, वो विजडम तो है ना वहां, वही बिल्कुल बात थी। उन्हें कहा कि जो ऊपर हाथ है सब, उस जो मर्द होते हैं ना वो पैदाइशी पुरुष होते हैं। फिर सबकी तरफ उंगली दर्शन किया, और सारे पुरुष होते हैं ना वो मर्द नहीं होते,
सारे मर्द जो होते हैं ना वो पैदाइशी पुरुष है, सारे पुरुष है ना वो मर्द नहीं है। तो मर्दानगी एक ऐसी अवधारणा है जो सुपीरियर पुरुषों को कीमत देती है, एंड दैट सुपीरियरिटी इज बीन डिटरमिन्ड सोशली एंड कल्चरली। वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से किसे सुपीरियर कहा जाएगा, किसे नहीं कहा जाएगा, ये तय होता है उस समय में। 350-400 साल पहले महाराष्ट्र में अगर असली पुरुष किसे कहते हैं कहीं तो महाराज का नाम आता। आज कोई घड़सवारी करके पुणे में चल रहा है नहीं स्वीकारा जाएगा। तो समयानुसार बदलने वाली भी कल्पना है। अब देखिए कि एक स्टैंडर्डाइजेशन है परिभाषाओं का, मर्दानगी का। अब सोचिए कि एक लड़का, अब आनंद जिसके दाढ़ी है, मूछे हैं, दाढ़ी मूछे निकालने के बाद लंबे बाल वो बॉक्स में बिल्कुल नहीं बैठता है, तो जो मैं हुआ करता था बिल्कुल ठीक। तो डर लगा रहता कि लोग क्या मुझे गे समझ रहे हैं, लेकिन डर, मैं यूज कर रहा हूं, डर लगा रहता कि क्या ये मुझे ट्रांस ना समझ ले। तो जैसे ही मैं गांव जाता, कुर्डुवाड़ी मेरे पुणे से 200 किलोमीटर, तो जाने से पहले मैं जरूर अपनी दाढ़ी बढ़ाता और फिर जाता। तो ये जो तनाव है दाढ़ी वाला और मूछ वाला, वो मर्दानगी का तनाव है। बगैर दाढ़ी मूछ के लंबे बाल रखना, तो कई सारे लंबे बाल वाले आप दाढ़ी के साथ पाओगे। जो भी पर्सनालिटी, जो भी लोग आपके दिमाग में आते होंगे, शायद बहुत ज्यादातर पोनीटेल, दाढ़ी। वो कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, किसी डिजाइनर ने नहीं बनाया हुआ है जी। तो हम सभी लोग उस परिभाषा में बैठने के लिए लगातार तनाव में हैं। अलग अलग परिभाषा है। शायद हम सिक्स पैक के तनाव में नहीं है, लेकिन निडर होने का मर्दाना डर, तनाव शायद हम पर सभी जगह पे है। निडर होना है। और देखिए ये शब्द नहीं रहता, या हमें सुपीरियर होना है। इट्स ऑल अबाउट सुपीरियरिटी, ज्ञान में सुपीरियर होना है। तो आप सर जी जो बात कहेंगे, अगर मैं पुरुषों की संवाद की बात करूं आमतौर पर, तो मैं उनको कहूंगा ऐसे नहीं, ऐसे होता है। आपसे ज्यादा मेरा ज्ञान सुपीरियर है। तो कोई 7 इंच लिंक का आकार बताए, सामने वाला 8 इंच कहेगा, 5 इंच नहीं बोलेगा। कोई मित्र कहे कि मैं 80 के स्पीड से आया भोपाल से यहां तक, वो कहेगा मैं तो 100 से आता हूं भाई। शादी के बाजार में 40,000 का सैलरी 50,000 बोला जाएगा। 2 बीघा जमीन को 8 बीघा बोला जाएगा। कोरडवाहू असली ना ड्राई लैंड, बोले कि हम गन्ना उगा रहे हैं। लगातार ये तनाव रहना कि हमें परफॉर्म करना है, हमें फिट होना है उस मर्दानगी की, सक्सेसफुल मर्दानगी की, तगड़े मर्दानगी की परिभाषा में। इस एलिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि समाज मान्यता नहीं मिलती है। लोग मजाक उड़ाएंगे जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति का होता है, देखो हिजड़ा आ गया, ये तो बैठता ही नहीं है, इसमें कुछ कम है। लुक एट द लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज यूज होता है जो उस मर्दानगी की फिट में, एक उस मर्दानगी की फिट कल्पना में जो दबंग कल्पना है। सर आप भी नहीं बैठते हो 6 पैक में, तो आप कल्पना करें कि अगर कोई व्यक्ति स्त्रैन है, कोई व्यक्ति फेमिनाइन है, उसके लिए तो जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट द डिस्क्रिमिनेशन इज। और जैसे ये कैसा पुरुष है जो रोते हैं, ये कैसे पुरुष है जो रोते हैं, और कई सारे, मतलब मैं कई उदाहरण जो हमने अनुभव किए हैं, कई सारे। मतलब देखिए ना, ये हिंस, मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट के साथ मैं मैस्कुलिनिटी की चर्चा रोकूंगा और आगे जाऊंगा। मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी की पढ़ाई लिखाई, बोलचाल, चर्चाएं बहुत कम है, इसलिए वो किस तरह से हर एक क्षण को हमारे प्रभावित करता है, जो बायोलॉजिकल पुरुष है उन पर, इस पर बहुत कम अध्ययन हुए, कम बात हुई है। लेकिन विश्वास रखिए कि हर एक वो चीज जो मर्दों की व्यवहारों से, विचारों से जुड़ी है, वो मर्दानगी की इन दबंग कल्पनाओं से जुड़ी हुई है कि उसको जीतना ही है, उसको हमेशा आगे रहना है, उसको हमेशा परफॉर्म करते रहना है, उसको हमेशा दिखाते रहना है। तो वो 40 किलो का बंदा भी केटीएम चलाएगा, इससे मार्केट से जुड़ा हुआ है, मार्केट से जुड़ा हुआ है। मार्केट तय करेगा कि अगर मैं असली मर्द हूं तो मेरी बदन की खुशबू कैसे आए। मार्केट तय करेगा कि मैं कौन सा डिओ यूज करूंगा, कौन सा शूज यूज करूंगा, तब मैं मर्द बनूंगा। ये चड्डी कौन सी दिखनी चाहिए पीछे, यू नो। सो देयर इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। क्योंकि मैं झुग्गी झोपड़ियों में मेरा ऑफिस है, मैं रहता भी वही हूं पुणे में,
और हमारे यहाँ लड़के जो है झुग्गियों में, वो हमेशा लगातार इस तनाव में है कि वो ब्रांड की चड्डी कैसे पहने, और हंसी मजाक से अलावा वो उस ब्रांड की चड्डी खरीदने के लिए किसी को लूट रहे हैं, उसका मोबाइल छीन रहे हैं, उसकी टू व्हीलर चुरा रहे हैं, और डेलिक्वेंसी से जुड़ा हुआ मसला है लड़कों के गुनहगारी से, जिन झुग्गियों में हम रह रहे हैं। और ऐसी परिभाषा में हम फिट करने की कोशिश कर रहे हैं पुरुष, जो हमने नहीं बनाई है, आपकी मार्केट ने बनाई है। डिक्सी का चड्डी हमने नहीं बनाया है, डिक्सी का चड्डी बनाते आप हो, बेचते आप हो। तनाव में मेरा बाप रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, मेरा तनाव है कि वो डिक्सी वाली चड्डी नहीं है यार, मुझे कम मर्द लगता है, और वो मैं कम मर्द नहीं हूं ये दिखाने के लिए मैं क्रिमिनल एक्टिविटी में हूं। दादा है, भाई 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 आ गया, कॉम्पेंसेट करे ना, सारी होड़ तो सत्ता के नजदीक जाने की है। अगर यहां पर है, वहां पर है, वहां पर है, तो वहां पर क्यों नहीं है? और सत्ता पाने के यही अगर तरीके हमें सिखाए जा रहे हैं कि पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, सिक्स पैक चाहिए, तो हम मर रहे कर रहे ना। ये सारा संदर्भ इसलिए है कि आप कल्पना करिए कि उन ऐसे व्यक्तियों के लिए जो न स्त्रैण है, ना वो मर्दाना छवि में बैठ रहे हैं, और ये इंसानी मामला एक्चुअली ट्रांसजेंडर होने का, पारलिंगी होने से जुड़ा हुआ है। बाकी मसले हम बात करते रहेंगे, भेदभाव वाले, हिंसा वाले, अब्यूज वाले, लेकिन उसको पूरे अस्तित्व का ही मसला बन जाता है इंसानों का। मुझे लगता है कि ट्रांसजेंडर होने का बुनियादी दिक्कत, सवाल व्यक्तियों के लिए है कि स्वीकारने का, खुद को और समाज में स्वीकारता है ना, एक्सेप्टेंस का ही सारा मसला है, बेसिक है, जो सबको पहचाने। अब हमें तो पता है बगैर आइडेंटिटीज के कौन जीता है समाज में, सबको पहचाने यहां बैठे हुए पुरुषों को, औरतों को। और ट्रांस जब कहना चाहे कि हम ट्रांस है, तो वो थर्ड बन जाता है। कौन चाहता है थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ होकर समाज में रहना? तो जो भेदभाव दृश्य रूप में होता है ना, वो तो दिखाई देगा, जो बहुत बुनियादी है, जो केवल कोई इंसान सिर्फ सह अनुभव करते हैं, बोलने की जगह नहीं। बाकी तो हम मतलब कंटेम्प्रेरी इश्यूज क्या है वगैरह बोलते रहेंगे, लेकिन ये बहुत ही बुनियादी इंसानी जरूरत की बात है। सो वी नीड टू गो बियॉन्ड बाइनरीज। अब मैं आता हूं ट्रांस शब्द के, मुझे पता है हम सबको पता ही होता है कई सारा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कई सारे सवाल आए थे जब लोग बोल रहे थे, तो मैं प्रयास करूंगा कि सबको स्पष्ट ही हो। ट्रांस शब्द कब यूज होता है? बहुत बुनियादी लगेगा, लेकिन प्लीज सुन लीजिए। ट्रांस, तो मैं जब पुणे से भोपाल आया तो मैं मुंबई एयरपोर्ट पे ट्रांजिट में था। व्हाट डज इट मीन? ट्रांस इन बिटवीन है ना, हम यहां से हैं। अब ये ट्रांस शब्द ही बाइनरी है, कहीं से कहीं तक थॉट ही बाइनरी है, लेकिन शब्दों में ना बिल्कुल अर्थ वही है, ट्रांजिट में, यहां से वहां तक है। तो मसला भाषा के साथ पहला तो यह है कि क्या शब्द है जो हमें यहां से वहां तक जाना ही अंतिम मानता है, और जो बीच में है उसे ट्रांस कहा जाएगा। तो दैट इज ट्रांस, एक्चुअली ट्रांजिट में है, ट्रांस में है। और कौन ट्रांस में नहीं है? यहां बैठा हुआ हर एक इंसान ट्रांस प्रोग्रेसिव है, ट्रांस रैशनलिस्ट होगा, ट्रांस डेमोक्रेटिक होगा। ऐसी कौन सी तारीख है बताओ आप डेमोक्रेटिक बनने वाले हो? एब्सोल्यूट ब्लैक एंड व्हाइट में। तो फिलोसॉफिकल है सवाल कि ये जो है, तो इस पे तो काफी सारा लिखा बोला गया है ना कि हम तो सफर में हैं, जिंदगी और मौत के बीच में जो जीते हैं उसे लाइफ कहते हैं, वगैरह वगैरह। एवरीथिंग इज ट्रांस, राइट? तो देखिए कि तत्वज्ञान के स्तर पे ही ट्रांस होना, यही तो वास्तविकता है। लेकिन जो हमारे बॉक्सेस में नहीं बैठ रहे मैस्कुलिन फेमिनिन में, उसके बारे में लेकिन चर्चा की या विशेष दर्जा देकर, तो मुझे लगता है कि ऐसा दिन आए जहां पर ट्रांसजेंडर मुद्दे पे भाषण नहीं बनना हो, एक नॉर्मल इंसानी जरूरत, क्या कहें, अस्तित्व की तरह वो पहचानी। सो दैट इज अबाउट द आइडिया ऑफ ट्रांस। तो होता यह है कि सारी नई या कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करने की टेंडेंसी है सबको है। महाराष्ट्र में दलित मूवमेंट को शुरुआती में साहित्य में सिंप्लीफाई कर दिया,
साहित्य का मतलब दलित साहित्य, टैग लगा दिया दलित साहित्य, सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा ऐसे लिखा नहीं, 2-4 गाली है, अच्छा दलित साहित्य कर दिया। तो नामदेव जी की कविताओं ने स्थापित कर दिया। तो हम जैसे दलित मूवमेंट के साथ जुड़ने वाले 1992 में मराठवाड़ा आंदोलन में, विद्यापीठ के नामांतर में सब लोगों ने गाली गलौज करके कविताएं लिखनी शुरू कर दी। अब समझिए गड़बड़ क्या होता है, सिंप्लीफाई करा दो कॉम्प्लेक्स चीजों को। तो यहां पर अनेकों संस्थाओं ने ट्रांसजेंडर होने का या कोई भी क्वियर होने का सिंप्लीफाइड वर्जन ला दिया, LGBTIQ प्लस प्लस प्लस, दनादन। कप के साथ बशी म्हणतात मराठीत, कप बशी तसं एल म्हणलं की जी म्हणलंच पाहिजे। आइसोलेटेड उसका कोई आइडेंटिटी नहीं था। और ये जो सारा नाम देने का पॉलिटिक्स जो है ना, वो सारा फंडर ड्रिवन है। क्योंकि अब ये जो आप इतिहास बता रही थी, हमारी ट्रांस इतिहास तो सदियों से है, ठीक है जी। ब्रिटिश तो है, उन्हें कुछ नहीं आता था इन वे, ज्यादा एकोमोडेटिव। जैसे मुझे पता है कि क्रिया अगर आप संस्था दिल्ली में काम करती है यौनिकता के मुद्दे पे, हाँ जी, तो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ एक ट्रेनिंग में मैं बैठा हुआ था, अपने कोर्स में मैं बैठा हुआ था। तो 19 की सदी की शुरुआती दौर में जहां समलैंगिकों के प्रणयों को गजलों में और कविताओं में जो लिखे गए थे उसको उद्धृत किया गया, जो 1860 बंद में ऐसा दावा हुआ कि 1860 के बाद वो बंद हो गई, क्योंकि 377 वाला कॉन्टेक्स्ट रहा। तो किसी की जो हम कह रहे हैं ना अलग अलग आइडेंटिटीज वगैरह, वो तो इस पूरी संस्कृति का हिस्सा हमेशा से रहा, जिसको एक्सेप्टेंस भी था वगैरह वगैरह। तो लेकिन देखो ये नॉमेनक्लेचर है, LGBTIQ सबको एक साथ बिठा दिया, और जो नाम दिए जाते हैं उसका अपना एक खुद का कुछ पॉलिटिक्स है। मेरी एक दोस्त है जो मेडिकल डॉक्टर है, जो ट्रांस है, डॉक्टर संतोष गिरी नाम है उनका, जो कलकत्ता में कोलकाता रिश्ता नाम की एक संस्था चलाते हैं। संतोष को मैंने एक दिन पूछा दिल्ली में, हम मजाक करते थे, हमको ये सारे टाइम, संतोष आज कौन है, लेट मी कॉल माय फंडर, पता नहीं आज कोई नया नाम आया होगा। बुनियादी तौर पे सभी इंसानों के मुद्दे हैं ना, ये उसको इन वे सबसाइड कर देते हैं, वो सबऑर्डिनेट बना देते हैं। आइडेंटिटी का अलग अलग जो राजनीति है उसके बारे में मैं भाषण नहीं कर रहा हूं, सभी आइडेंटिटीज, लेकिन जो आइडेंटिटीज बनाने में और बिगाड़ने में या पैदा करने में या मिटाने में अगर उसके इंटेंशंस क्या है उसके बारे में बहुत कम बहस होते हुए, जो मैं कह रहा कैजुअली रैंडमली LGBTIQ समूह को लगा देना इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक वो समलैंगिक महिला लेस्बियन नहीं है, हर एक वो पुरुष जो समलैंगिक आनंद लेना चाहता है वो गे नहीं है, नहीं कहलाएगा। हर एक टी ट्रांस थर्ड नहीं है, देयर कुड बी फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड 10th एंड 9th एंड कोई नंबर भी नहीं है, रेंज एंड फ्लूइडिटी है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से टैग देने के ही भाषा एक तरह से उसका एक कैटेगरी बना के ना वो सारी प्रॉब्लम करा देती है समझ के स्तर पर। व्हाट डज इट मीन? तो मैं LGBTI का केवल उल्लेख कर रहा हूं, लेट्स ब्रिंग इट दैट टी, LGBT वाला टी फिलहाल। तो आपकी जो शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैं पैदाइशी जिस शरीर को और जिस हार्मोनल रचनाओं को, क्रोमोसोमल रचनाओं को आप लोगों ने नाम दिया कि इसे कहते हैं मेल या पुरुष, ऐसे बच्चा अगर पैदा हुआ और उसे लगे मानसिक तौर पे, भावनिक तौर पे उसे लगी कि मेरे अंदाज, मेरा जीना मुझे ज्यादा प्रिय है जब मैं खुद को आपने तय किए हुए फेमिनाइन, स्ट्रेन, जनाना तरीके से ज्यादा आनंद महसूस करता हूं या करती हूं, है ना? तो क्या है? तो ट्रांसजेंडर होना यह एक मानसिक और भावनिक अवस्था अगर कोई ज्यादा पसंद कर रहा है, आमतौर पे हमने उसको हिजड़ा बना दिया,
विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हिजड़ा अपने आप में एक कल्ट है, वो जिंदगी जीने का एक पूरा तरीका है। क्या सारे ट्रांस इसका मतलब हिजड़ा है? नहीं है। क्या सारे ट्रांसजेंडर व्यक्ति हिजड़ा है? क्या लगता है आपको? तो हिजड़ा क्या है? हिजड़ा क्या है? तो इंसान, हम इंसान को बोल रहे हैं तो कम्युनिटी बोल रही है, देखो हिजड़े जैसे चल रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक वर्गीकरण है, किस तरह का? एक किसी को नीचा दिखाने का। हाँ, वो तो परिणाम हुआ क्योंकि वो रचना में नहीं बैठ रहा है, लेकिन हिजड़ा यह एक अब मुझे बताओ मैं कौन हूं? इट डजंट मेक सेंस, राइट? तो आप स्त्रैन अनुभव से, मतलब एक्सप्रेशन में स्त्रैन है या मर्दाना है, इससे वो नहीं बनता है ना। जैसे हम परिवार बना रहे हैं, एक पूरा कम्यून है, एक पूरा कम्यून है जहां पे कई सारे इंसान जो खुद को ट्रांस, अब आपने दे दिया नाम तो ट्रांस है, जो एक विशिष्ट तरह की परिवार व्यवस्था बनाकर विशिष्ट परंपराओं को पालते हुए इकट्ठा जिंदगी जीते हैं। वो खुद को कहेंगे मैं हिजड़ा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं या करती हूं। सो घराना होता है। तो जैसे पुणेकर एक घराना है, पुणे में है पुणेकर, तो उसकी नानी है, उसका गुरु है, नायक है, जिन्होंने मान लिया कि हम इस कम्यून का हिस्सा है, उन्होंने नाम धारण कर लिया पुणेकर। इस तरह से अलग अलग घराने हैं और जिससे जुड़े हुए लोग हैं और एक पूरा कम्यून है। और मैं खुद जाकर कहता हूं कि मुझे आपका कम्यून का हिस्सा होना है, तो कम्यून का हिस्सा होने के रिचुअल्स है, पूजाएं हैं, परंपराएं हैं। ये सब करने के बाद मैं पहचानी जाऊंगी कि मैं इस घराने से हूं। घराना नहीं शब्द, कल्ट से, मतलब इससे जुड़ा हूं। तो देखिए, जब तक मैं ट्रांस फील कर रहा हूं, आप इतनी बड़ी सफेद दाढ़ी, मूछे, लंबे बाल, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूं या खुद को मेल आइडेंटिफाई करता हूं? कोई है तरीका ढूंढने का? देखिए, ये पहचानने की बात नहीं है, इट इज अ क्लेम पोजीशन। जब तक मैं ना कहूं कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, मेरे हाव भाव को देख के, मेरे लंबे बालों को देख के, मेरी चमड़ी को देख के आपको कोई हक नहीं बनता यह तय करने का कि देखो ये हिजड़ा है या ट्रांस। यह एक क्लेम्ड पोजीशन है, असाइंड पोजीशन नहीं है, असाइंड आइडेंटिटी नहीं है। जैसे आप लोगों को, आप बेचारों को पूछा भी नहीं गया आपको मेल कहे या फीमेल कहे, तो आपको मेल कह दिया डॉक्टर ने, आपको फीमेल कह दिया बेचारों लोगों को। लेकिन कुछ ट्रांसजेंडर की चाल चलने की, बात करने की, उनके हाव भाव से भी पता चलता है। जैसे मेरे साथ एक मेरा दोस्त पढ़ता था जी, तो वो बात बात में हाथ पकड़ के चलना है, तेरे से कुछ बात करना है, तो वो जो स्टाइल थी, जो उसकी ह्यूमन बॉडी की जो एक्शन थी, वो बताती थी कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। तो नहीं, मैं शब्दों में खिलवाड़ या छेड़, या मतलब जब हम देखो पकड़े गए, इस एटीट्यूड में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। यही है कि क्योंकि हमने उसको नाम आपने दे दिया है ना, आपने मतलब समाज उसको दे देगा, कहेगा कि देखो ये हिजड़ा है या जो भी है। हम ये कह रहे हैं कि हमने तय कर लिया है कि ऐसे ऐसे अगर होता है तो इसको ये कहते हैं, ऐसे है ना। ये नहीं है क्या मैं गोल टोपी पहन लूं और मूछें निकाल दूं मेरी, तो मैं मुसलमान बन जाऊं? हमने तय किया है कि ऐसे होने से इसको ये इस तरह से बनाते हैं, है ना, ये इसका नाम होगा। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि केवल व्यवहारों से, दिखने से किसी को एक लेबल लगा देना या किसी की आइडेंटिटी को पक्का करना, ये कितना प्रॉब्लमेटिक है। मान लो मैं तलवार लेके निकल पड़ूं, ऊंचे ऊंचे तगड़ी कर लूं, कोल्हापुर वाला, और आप मुझे मराठा कहोगे, उतना ही दिक्कत वाला होगा। आप किस आधार पर ये इस तरह से तय कर, ये मैं कह रहा हूँ। झोला लेके पल गया वो तो नहीं होता है। जी जी। अब मुझे लगता है, देखो मुझे लग रहा था कि सवाल काफी हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी, बहुत सारी चीजें ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी के लिए
वैसे ही जैसे कोई एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग करने के लिए उस रोल में जीने के लिए वो उलिया जो बना बनाया चीजें है उसको बनाना पड़ता है। तो ऐसे में अगर हम मान लीजिए कि मैं ट्रांस हूँ तो अब मुझे ऐसे कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन मुझे लगा कि मेरी आइडेंटिटी बननी चाहिए, तो मैं उस तरीके का मैं एक्ट करूंगा या वैसी कम्युनिटी में जाऊंगा। ये मेरा चॉइस होगा उसमें जाने का, लेकिन जब वहां जाऊंगा तो मुझे फील होगा कि नहीं अब मेरी आइडेंटिटी बनी है यहाँ पर। तो अंततः ये जो चीज है कि भले ही आप ये ना कहें कि आप पढ़े हुए हैं, अगर आप ऐसा वीडियो बनाते हैं कि मुझे और बड़ी कर लें या तलवार रख लें मराठा बन जाए, तो आप अपनी आइडेंटिटी वैसा दिखाना चाहते हैं या तो उस आइडेंटिटी को तोड़ देंगे फिर नया आइडेंटिटी कुछ लाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी तो करनी पड़ेगी ना। ये फंडा है, इस पर भी लिखते हैं, और ये कॉपी इसको बोल रहे हैं इसको बना दिया तो लिखते हैं। तो ये दोनों की आइडेंटिटी करने के लिए तो आप जो बोल रहे हैं वही होता है, जब जिसको बताना है कि मैं ट्रांस हूँ वो ट्रांस कहेगी कि मैं ट्रांस हूँ, और वो कहने का एक तरीका है कि वो कपड़े पहनेगी ज्यादा, क्योंकि आप देखते नहीं हो तो ज्यादा जोर से ताली मारनी पड़ती है, मेकअप में लाउडनेस क्यों लाना पड़ता है, भड़क रंगों के कपड़े क्यों पहनने पड़कर चिल्लम चिल्ला करके आना पड़ता है, जिसको हम व्यवहार कह रहे हैं। तो वही है, वो आइडेंटिटी को असर्ट करने के तौर तरीके। हम कहते हैं कि बहुत एग्रेसिव है, हाथ लगा देते हैं, है ना। तो वो जब वो कहना चाह रही है कि मैं ट्रांस हूं तो वो कहेगी, है ना। तो वही मैं कहता हूं वो क्लेम पोजीशन है, वो क्लेम है। जब तक वो ना करे और केवल वर्तनों से, केवल दिखने से कि लंबे बाल है किसी के, या किसी के देखेंगे नहीं, मतलब कि कोई ना कई सारे बच्चे ना स्ट्रेन होंगे अपने हाव भाव में, जिसको हम सीसी कहेंगे या जो भी कहेंगे ना, तो उनको हम सीधा ना कर देते ये तो ट्रांस लग रहा है, ये तो गे लग रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम सर। ओके, आप जो ताली बजाने वाली बात कह रहे थे, तो ये बहुत मतलब मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि ये इंडिया में इधर के यूनक्स कल्चरली है, वर्ल्ड ओवर नहीं बजाते बिल्कुल, क्योंकि पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, फिलोसॉफीज हैं, डिस्क्रिमिनेशन। और तो उसीलिए हम इसे जेंडर कहते हैं। ये बायोलॉजी नहीं है कि आपकी इट्स नॉट अ बायोलॉजी के हाथ अपने आप उठ गया कि सांस ले लिया ना, बिल्कुल। इट्स अ कंसेप्ट, एन आइडिया ऑफ बीइंग ट्रांस इन अ पर्टिकुलर रीजन। आप उत्तर कर्नाटका में जाए, वहां कोती होने मतलब वहां पे जोगता होने का अलग एक्सप्रेशन होगा, अलग तरह के कपड़ा होगा, है ना। जो जोगता मतलब जो जिस तरह की वो पूजा अर्चा करते दिखाई देगा। तो ये बहुत कंस्ट्रक्ट है ना, आइडिया है। वो बांग्लादेश में भी ताली बजाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया में ताली नहीं है फिर, है ना। तो बिल्कुल यही है कि ये बायोलॉजी नहीं है कि वो ताली बजा दी है। वो इसका एक और पहलू है। मैं मंगलवार गई थी भोपाल में और उनसे मैंने पूछा कि आप ताली बजाने का क्या मतलब है, तो उनके लिए ताली का मतलब ये है कि जब एक ट्रांस मतलब पब्लिक स्फेयर में जब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये बताने के लिए अपने आसपास के साथियों को अलर्ट करने के लिए कि मुझे पुलिस पीटने वाली है, मुझे कुछ होने वाला है, उसके लिए भी वो लोग तालियां बजाते हैं। आसपास जो कम्युनिटी के लोग हैं वो सतर्क होते हैं उनके पास। तो मैं उसको समअप करना चाहता हूं कि मुद्दे जिस तरह में यहां से बाहर क्या जाए, मुझे लगता है एक तो भाषा के बारे में हम यकीनन सोचे। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि क्यों कोई विशेष उपकार करने के लिए समुदाय के बारे में ना लिखे ना बोले, फेवर करने के लिए ना बोले ना लिखे ना करे कि देखो थोड़ा बड़ा मतलब वो इंक्लूजन वाला जो आर्टिफिशियल फंडर ड्रिवन एजेंडा है, उसके लिए ट्रांसजेंडर को मीटिंगों में ना बुलाए, थोड़ा आचार चाहिए टेस्ट के लिए, इंक्लूजन के लिए। मुझे लगता है कि लेट्स मीन बाय व्हाट वी से, वी रियली वांट टू से इंक्लूजन, प्लीज इंक्लूजन की बात करें, सिंबलिज्म की ना, ये मुझे लगता है कि। और मेरी एक दोस्त है पुणे में, उन्होंने एक दिन कहा कि हमारा एक ना इंसानी रिलेशन को ना एक डाइवर्सिटी का स्केल होना चाहिए। कितने डाइवर्स हो अपनी दोस्ती में, कितने हिजड़े दोस्त है, कितने मुसलमान दोस्त है, कितने डिसेबल दोस्त है, कितने व्हीलचेयर दोस्त है, कितनी सेक्स वर्कर के साथ आपकी दोस्ती है। आई मीन दैट मे नॉट बी द ब्लूप्रिंट टू डिसाइड, लेकिन एक सोचने का देखिए तरीका है ना कि हमारी मित्रता में, हमारी सोशल सर्कल्स में क्या इतनी डाइवर्सिटी है कि जो हमें समृद्ध करे,
हमारे अनुभवों को एक जिंदगी के समृद्ध करे, सोचने वाली बात हो सकती है। सो मुझे लगता है कि ये नॉर्मल सर्वसाधारण रूप से जो स्वीकारना है ना, वो बने ना। इंक्लूजन का मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा मसला है, क्योंकि हम टॉलरेट कर रहे हैं अभी ट्रांस समुदाय को। हमने दिल में क्या सही में स्वीकारा है, तो हर एक को जवाब देना पड़ेगा। वी आर टॉलरेटिंग। आपकी बस में अगर कोई ट्रांस बैठा है तो आप बस छोड़ के नहीं जा रहे हो, यू आर जस्ट टॉलरेटिंग। आप केवल उसे सह रहे हो। सवाल है कि आप उसे स्वीकार रहे हो, क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? नो, स्केल बताना पड़ेगा। डिनाइल से सेलिब्रेशन तक जाना चाहिए स्केल को। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा महत्व है, डिनाइल को हटाना। बाकी जो मुद्दे हैं, जो बड़े वास्तविक जो मुद्दे हैं, उसमें है कि शिक्षा प्रणाली में ये इंक्लूजन की जो प्रमुख जरूरतें हैं वो है पब्लिक फैसिलिटीज एंड स्कीम्स एंड व्हाटएवर की इंक्लूजन, शिक्षा प्रणाली का इंक्लूजन और एम्प्लॉयमेंट वाला, क्योंकि ये विशेष साइकिल है। विशेष साइकिल है मतलब मेरी इवन इफ ऑन कैनडा आई वांट, इन्होंने जहां से पढ़ाई की, विमेन स्टडीज में पढ़ी है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में इन्होंने एमए किया। उसी सेंटर से एमए करी हुई हिजड़ा दोस्त ने मेरी संस्था ज्वाइन करी, इसी सेंटर से। हाँ जी, यही कोर्स, वही प्रोफेसर्स, यही स्मार्टनेस, एंड शी ज्वाइन समवेयर। तो आमतौर पे बायस ये है कि देखो, ट्रांसजेंडर को अपॉइंट कर दो और उसको एचआईवी के काम में लगा दो। एम्प्लॉयमेंट की जिस तरह की नौकरियां देंगे ना, जैसे ही वो आ जाएंगे उनको ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, पता नहीं एचआईवी एड्स, और इसमें लगा देंगे काम। तो जो हमारी साथी जो इन्हीं के सेंटर से मास्टर्स करके आई, उन्होंने सिविल सर्जन के साथ काम करना शुरू कर दिया नासिक, जलगांव और धुलिया में। तो शी वुड गो एंड मीट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स एंड सिविल सर्जन्स एंड हेल्थ ऑफिशियल्स, क्योंकि वो, और उन्होंने सेफ एबॉर्शन पे काम करना शुरू कर दिया, which has nothing to do with HIV, sexuality, this and that. वो मंडे से फ्राइडे तक काम करती और शनिवार और रविवार को वो बाजार मांगने जाती। बाजार मांगना पता है क्या? बाजार मांगना इज बेगिंग। पूरा बंठन के सिग्नल पे बाजार मांगना। तो उनकी सैलरी चल रही है, वो बाजार भी मांग रही है। तो बाकी कलीग्स कह रहे हैं, देखो कितना, किसी को कितनी लालच होनी चाहिए। लुक एट द वे पीपल वुड थिंक। लेकिन मसला ये था कि उसका जो घराना था, वो नहीं चाहता था कि वो सैलरी से घराने में पैसा दे, वो मांग के ही दे दे। अब शोषण की सारी व्यवस्था जो बाहर है, क्या वो कम्यून में नहीं होगी? क्या वो चांद से टपके हुए हैं कम्युनिटी? बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो वो सैलरी से अपना पैसा कंट्रीब्यूट ना कर पाती, वो परिवार के लिए कंट्रीब्यूशन उससे वही लिया जाता अगर वो बाजार मांगती। एक हफ्ता बाजार मांगना और 2 दिन बाजार मांगना फर्क है ना, नहीं दे पाती। सो दिस इज बाय चॉइस शी हैड टू रिजाइन। कल्पना करें, क्योंकि अगर वो नहीं करती तो उसका वहां, उस परिवार का, उसका अस्तित्व, उसका कोई दूसरा कनेक्शन ही नहीं है आपके समाज में। आपके समाज में कोई नहीं है उसका दूसरा कनेक्शन, उसको जाना वही है। कोई कल कह रहा था ना, हम भी इंसान है, हम भी इमोशन के साथ जीते हैं, हमें भी तो कनेक्शन चाहिए। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है। कहां जाए? तो सारे जय श्री राम वाले लिखने वाले बुआ जी को, फूफा जी को निकाल तो नहीं दिया ग्रुप से, है ना? रख ही रहे हो, वापसी कहां जाएंगे? बिल्कुल। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसका सिंप्लीफाइड वर्जन हम कह देते हैं एलजीबीटीआईक्यू दार, और उसमें से हर एक शब्द की अपनी कहानी है और अपने कंटेम्पररी इश्यूज है, हर एक की। मैं केवल ट्रांस इस आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं। लेस्बियंस, गेज, मेल टू फीमेल ट्रांस इन्होंने कहा। पैदाइशी मर्द, आपने कहा हुआ मर्द शरीर में आए लेकिन महिला है, ज्यादा विजिबल है। फीमेल टू मेल
दिक्कतें ज्यादा है, विजिबिलिटी नहीं है, पार्टनर्स मिलने में मुश्किलें हैं। और ये ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज, ये जेंडर आइडेंटिटीज है, ये सेक्सुअल आइडेंटिटीज नहीं है। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जरूरी नहीं कि समलैंगिक हो, कृपया ये ध्यान में रखें। द कंफ्यूजन इज LGBTIQ इकट्ठा लिखने में हम ट्रांस आइडेंटिटीज और सेक्सुअल प्रेफरेंसेस पहचाने या पसंद की चीजें दोनों को मिक्स करा देते हैं। सो ट्रांसजेंडर तो कोई भी ट्रांस व्यक्ति अपनी भावना और मन से दिल दिमाग में से हो सकता है। हर एक ट्रांस व्यक्ति हिजड़ा नहीं होती, लेकिन हर एक हिजड़ा व्यक्ति ट्रांसजेंडर होती है। हाँ जी, हर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हिजड़ा नहीं होती। हिजड़ा तब होगी जब वो कल्ट स्वीकारेगी, उस परंपराएं में जाएगी, तब खुद को कहेगी कि मैं हिजड़ा कल्ट हूं। अब हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर ये अम्ब्रेला टर्म है। भारत में किन्नर, जोगता, जोगती, बहुत सारी अलग अलग नामों से अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के नाम है। ट्रांससेक्सुअल होना, ट्रांसजेंडर होना, दोनों में अंतर है। जब व्यक्ति अपना एक्सटर्नल सेक्स बदलने की प्रक्रिया में है और बदल देते हैं, उन व्यक्तियों को हम कहते हैं ट्रांससेक्सुअल। आपने आपके बाहरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बदलने का तय किया है, यू ऑलरेडी हैव स्टार्टेड टुवर्ड्स इट। तो उसकी अलग प्रक्रियाएं है, लीगल सैंक्शंस है, साइकेट्रिक प्रक्रियाएं होती है, वैद्यकीय प्रक्रियाएं होती है। तो फिर जाके जो अफोर्ड कर पा रहे हैं, आज पैसा बहुत लगता है, जो भारत में मुश्किल है तो थाईलैंड में जाके करे, तो ये ना पैसा बहुत लगता है, तो वो जाके कभी अपना सेक्स को बदल देगी। जो सेक्स को बदल रही है उन्हें कह रहे हैं ट्रांससेक्सुअल। ट्रांससेक्सुअल यह एक शारीरिक अवस्था का नाम है। बेड में वो कौन सा चीज कहां पे डाल रहे हैं उससे नहीं है। दे आर नॉट 24/7 सेक्सुअल बीइंग्स। हम है क्या? हम भी किताबें लिखते हैं, अखबार निकालते हैं, न्यूज करते हैं, तंत्र यूज करते हैं, फिल्में बनाते हैं। ट्रांस व्यक्ति भी करते हैं, ट्रांससेक्सुअल व्यक्ति भी करते हैं, बिकॉज आइडेंटिटी में, लेकिन वही तो नॉमेनक्लेचर है, सेक्सुअल आइडेंटिटीज। ऐसे लगता है कि वो 24 घंटे सेक्स कर रहे हैं। इट हैज नथिंग टू डू, लेस टू डू विद द बेड एक्चुअली। कईयों को सालों महीनों तक पार्टनर नहीं मिल रहे, वो अलग ही किस्सा है सब। तो ये है सही में। और दूसरा आखिरी में, आई कैन नॉट अवॉइड बट टू मेंशन दैट, क्योंकि मैं ज्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगा, डॉक्यूमेंट आपको यही बैठे बैठे मिल जाएगा। 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट कानून आया हुआ है, बाकायदा कानून है। मुझे पता नहीं कितनों को पता है, बाकायदा ड्राफ्ट है, कानून है, उसके 9 चैप्टर्स है। मैं सोच रहा था कि समय मिले तो मैं शायद कानून पे ज्यादा बात करूंगा, लेकिन क्योंकि डॉक्यूमेंट है जो मूलतः किसी भी तरह के गैर बराबरी या भेदभाव का विरोध करने वाला एक कानून बना हुआ है। उसकी काफी लंबी प्रक्रिया रही। जैसे नोटबंदी आपको पूछे बगैर करी थी, उसी तरह से एक कानून भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ मिनिमल कंसल्टेशन से बना है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के उसके ऊपर काफी सारी सवाल हैं। कई सारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज मानती कि ये थोपा गया है, लेकिन कुछ पहल है, कानून है, आपको बैठे बैठे मिल जाएगा। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन, ट्रांसजेंडर उसका नाम टेक्निकली आप ढूंढ लीजिएगा, द ट्रांसजेंडर पर्सन्स ब्रैकेट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। उसकी प्रक्रिया रही, राज्यसभा में आया, लोकसभा में पहले तो बात ही नहीं हुई, ऐसे ही पास कर दिया। उसकी एक अलग से प्रक्रिया रही। पत्रकारों के लिए नालसा जजमेंट पढ़ना जरूरी है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, 2014 का उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटी एंड यूनियन ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो कहती है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को थर्ड जेंडर यूज किया है उन्होंने, कि किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर हर एक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सोचते हैं, तो हर एक वो अधिकार जो भारत का संविधान देता है वो होना ही चाहिए जी। तो ये नालसा जजमेंट इट्स अ लैंडमार्क थिंग, जो जिस पर आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। एक्ट बाकायदा है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, तो प्रक्रिया ये गठित हुई है कि वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन करे। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उनको बताएगा कि वो हेल्थ ऑफिशियल्स के पास जाए, उनसे सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है और वो उनको ट्रांसजेंडर
ये किया जाता है। हालांकि कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि कानून ये बोलता है डेफिनेशन में कि एवरी ट्रांसजेंडर पर्सन जो सेल्फ क्लेम है वो भी ट्रांसजेंडर है, ठीक? लेकिन प्रक्रिया है आपको पंजीकृत कराने की कि आप ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्टिंग वगैरह इश्यूज है जिस पर कई सारा स्टोरीज बन सकता है, लिखा जा सकता है, लोगों के साथ लेके जा सकते हैं पत्रकारों के रूप में। महाराष्ट्र में हाल ही में कुछ महीनों पहले मैंने जेल अथॉरिटीज के साथ ये ट्रेनिंग कर रहा था ट्रांसजेंडर मुद्दे पे, क्योंकि उनको सवाल है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को हम रखे कहाँ पर एक्ट में, कि वो दिक्कतें हो रही है। और कुछ लोग फेक भी कर रहे हैं कि मैं ट्रांस हूं अंदर जाने के बाद, क्योंकि जब भी जैसी व्यक्ति कहती है कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, अधिकारियों ने बताया कि फिर उन्हें मेल बैरक में ना रखते हुए उन्हें प्रीमाइस के हॉस्पिटल में रख दिया। स्पेस ज्यादा मिल रही है, ज्यादा सुविधा मिल रही है, अलग से है। तो फेक भी कर रहे हैं लोग, जैसे सिग्नल पे भी फेक कर रहे हैं मुंबई में। सो जितना इंसानी बर्बादियां हो सकती है वो भी वहां पे भी है, कम्युनिटी में भी मैनिपुलेशन है, शोषण है, सत्ता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विशेष रूप से स्वीकारना की लिखने की उसमें काफी सारी जरूरत है। मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और जैसे जलगांव में हुआ था मुझे पता है कि किसी एक सत्र में ये इस तरह से मुझे लगता है कि शब्द स्पष्टता और कुछ विचार और कुछ मुद्दों पे ही केवल बात हो सकती है। सदियों से, सालों से एक समुदाय अपने अधिकारों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों के लिए झगड़ता आया हुआ है। 1.5-2 घंटे में हम केवल त्याची तोंडओळख करता है ना, उसकी सिर्फ पहचान ही हो सकती है। सो ट्रांसजेंडर के बारे में लिखते हुए मेक श्योर दैट द लूज एंड टर्म्स आर नॉट यूज्ड वेरी लूजली। जी, धन्यवाद।